नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला अपने YouTube चैनल त्रिनेत्रा करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज से अपने इस YouTube चैनल पे मैथ की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, जिसमें आज सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथ का सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। आप सभी लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डाउट रह जाता है नंबर सिस्टम में। इस वीडियो में अगर आप अच्छे से पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको नंबर सिस्टम से संबंधित कहीं कोई डाउट नहीं रह जाना है। लेकिन नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में बात की गई है। संख्या, सबसे पहले तो ये यानी संख्या किसे कहते हैं? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। देखिए, अंक किसे कहते हैं? अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं। अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं। जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक हमारे पास कुल 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों से सभी संख्याएं बनी हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल 10 अंक हैं। देखिए, संख्याओं को दर्शाने के लिए कई सिस्टम हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति में संख्याओं का यही क्रम है। 0 से लेकर के 9 तक के अंक हैं और इन्हीं अंकों को निरूपण करके संख्या बनती है। अब आइए संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या देखिए, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। मान लीजिए कि मेरा ये एक कोई अंक है x और एक कोई अंक है y। ये एक संख्या है, इसमें ये भी एक डिजिट है और ये भी एक डिजिट है। आप सभी बचपन में पढ़े होंगे कि इधर से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से चलता है। देखिए, इसमें इकाई का मतलब ये होता है कि इसमें 1 का गुणा होता है। दहाई का मतलब इसमें 10 का गुणा होता है। सैकड़ा मतलब 100 का गुणा होता है। इस संख्या को अगर हम देखें तो ये संख्या कुछ इस तरह से होती है, 10x धन y। जिसमें मैं एक संख्या ले रहा हूं 25। अब 25 में देखिए, ये इकाई है 5 और ये है दहाई 2। ये दोनों आपके अंक हैं। इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 का गुणा है, और दहाई का अंक 2 है, इसका मतलब इसमें 10 का गुणा है। ये संख्या अगर मैं लिखना चाहूं तो ये संख्या कुछ इस तरह से है, 2 गुणा 10 धन 5, यानी 20 प्लस 5। ये आपका संख्या हुआ। अब देखिए, संख्याओं में अगर हम संख्याओं का क्रम बदल दें तो संख्याओं के मान पूरे के पूरे बदल जाते हैं। संख्याओं का क्रम बदलना, देखिए आगे आगामी कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। आगामी कुछ चैप्टर में कुछ इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। कई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें संख्याओं को आगे पीछे उनके स्थान बदल दिए जाते हैं, तो उनके मान में क्या परिवर्तन होगा, इस तरह संबंधित क्वेश्चन आएंगे। देखिए, अगर मान बदल दिया तो क्या परिवर्तन आता है ये मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे क्वेश्चन जब आएंगे उस तरह से तो मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। देखिए, अगर ये XY अगर मेरी एक संख्या है XY, अगर मैं इसका स्थान बदल दे रहा हूं, इसको कर दे रहा हूं YX, तो देखिए ये संख्या कुछ इस तरह थी 10x प्लस y, तो ये संख्या बदल जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी। यहां पे दहाई हो जाएगा y और इकाई हो जाएगा x। तो ये संख्या के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी जो आप समझ गए हैं। अब संख्याओं के कुछ मान भी होते हैं। संख्याओं में 2 तरह के मान होते हैं, एक जातीय मान या वास्तविक मान उसको कहते हैं, दूसरा होता है स्थानीय मान। देखिए, संख्याओं के मान, संख्याओं के मान
संख्याओं के दो तरीके के मान होते हैं, एक होता है जातीय मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। जातीय मान को फेस वैल्यू भी कहते हैं और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। देखिए जातीय मान किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लिए, किसी भी संख्या में किसी अंक का वही मान उसका जातीय मान है, वास्तविक संख्या। किसी भी संख्या में जो अंक जहां पे है वही अंक ही उसका जातीय मान होता है। जैसे जातीय मान किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वही अंक होता है। वही अंक होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूं 3456। 3456। अब इसमें अगर कोई ये पूछे कि 5 का जातीय मान क्या है, जातीय मान, तो 5 का जातीय मान, ये परिभाषा में देख लिए, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वही अंक होता है, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 5 का जातीय मान 5 है। अब देखिए, अब जातीय मान तो क्लियर हो गया। अब आपको मैं बता रहा हूं स्थानीय मान। ये नंबर 1 था। नंबर 2 स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। किसी संख्या के स्थानीय मान में अंक का स्थान देखा जाता है। जैसे कोई संख्या है, उसमें अगर किसी अंक का स्थानीय मान हमको देखना है तो वह अंक किस स्थान पर है यह देखा जाता है। जैसे मैं यही संख्या ले रहा हूं 3456। मैं यही संख्या ले रहा हूं 3456। अब इसमें अगर ये पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है। देखिए, परिभाषा में किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान उसके स्थान के हिसाब से होता है। इसमें आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पे 4 है, 100 के स्थान पे 4 है, तो इसका स्थानीय मान हुआ 4×100। सैकड़ा के स्थान पे 400, इसका स्थानीय मान 400 हुआ। तो ये आपका जातीय मान था। जातीय मान में किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वही अंक होता है, और स्थानीय मान में किसी संख्या में अंक का अगर स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो उस संख्या में अंक किस स्थान पर है ये देख करके उसका स्थानीय मान निर्धारित किया जाता है। ये ठीक है, ये संख्या के जातीय मान, स्थानीय मान हुए। जातीय मान, स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसको समझना आवश्यक है। अब आगे देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में अब सबसे पहले संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। देखिए, जिन संख्याओं का या जिन अंकों का प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे गिनती के लिए प्रयोग की जाने वाली, गिनती के लिए प्रयोग की जाने वाली
संख्या। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं इसको संख्या क्यों बोल रहा हूँ, है तो अंक ही, लेकिन अंकों का एक समूह है, इसलिए इसके पूरे समूह को मैं संख्या बोल रहा हूँ। ये गिनती के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो किसी एक अंक से नहीं ना आप गिनती करेंगे, वो पूरी की पूरी अंकों का एक समूह रहेगा जिससे आप गिनती करेंगे। तो गिनती के लिए किधर से गिनती शुरू करते हैं, किस संख्या से? 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक इन्हीं संख्याओं से गिनती की जाती है। 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके की संख्याएं चलती रहती है। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे पहली संख्या हुई प्राकृतिक संख्याएं। अब दूसरी संख्या पे आते हैं, संख्या के प्रकार में, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण यानी कुछ बचा ना हो इसमें। देखिए इसमें 0 बचा हुआ था। पूर्ण संख्या, इसके नाम से ही पता है कि पूर्ण, जितनी भी संख्याएं अभी तक ज्ञात हैं सबको मिला लिया जाए। पॉजिटिव संख्याएं जितने भी ज्ञात हैं उन सबको मिला लिया जाए। 0 को ले लिया जाए अगर इसमें, तो देखिए पूर्ण हो जाए। 0 को मिला करके प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। 0 को प्राकृतिक संख्या के साथ सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बनती है। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। देखिए इसमें एक पॉइंट निकल के आ रहा है सामने। पॉइंट ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 है और 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है। जबकि प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर अनंत तक सभी की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में सम्मिलित हैं। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। अब संख्याओं के प्रकार में देखिए तीसरी संख्या होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं में देखिए इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक क्या है, इसके भी आप नाम से स्पष्ट कर लीजिए। पूर्ण अंक यानी जितने भी अंक ज्ञात हो, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, सभी अंकों को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके नाम से स्पष्ट है पूर्ण अंक, पूर्णांक संख्याएं। देखिए पूर्णांक संख्याएं कहां से हैं, ये देखिए अभी तक पूर्ण संख्याएं हैं यहाँ पे। देखिए 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। अब इधर भी अगर मैं देखूं माइनस में, ऋणात्मक में, यदि यह अनंत तक शामिल कर लिया जाए ऋणात्मक संख्याओं को भी, तो वह पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए -1 -2 -3 और ये इनफाइनाइट, ये आपकी पूर्णांक संख्याएं हुई। यहां से भी एक पॉइंट क्लियर हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं न तो पूर्ण संख्या है ना ही प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये कुछ पॉइंट है, इनको एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं में क्या अंतर है। इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस तरह से देखिए अगर इसमें, तो ये क्लियर हो रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं तो हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं ना ही पूर्ण संख्याएं हैं ना ही प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगली संख्या है
सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए यानी कट जाए, कुछ शेष ना रह जाए, विभक्त हो जाए, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से ये सभी सम संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभक्त हो रही हैं। अगली संख्या देखते हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं से ऑड नंबर्स कहते हैं, ऑड नंबर्स। सेम इसी परिभाषा को आप उल्टा कर दीजिए, यही परिभाषा आप उल्टा कर दीजिए। जो संख्या 2 से विभक्त ना हो, जो संख्या 2 से विभक्त ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभक्त ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, अब विषम संख्या में 1 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। 1, क्योंकि 1 भी 2 से नहीं विभक्त है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब अगली संख्या देखिए, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को कहीं कहीं यौगिक संख्या भी कहते हैं। कभी कभी होता है एग्जाम में ये है कि ये भाषा चेंज कर देते हैं। भाज्य संख्याएं हम जानते हैं, भाज्य संख्याएं अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसको दूसरे नाम से पुकारते हैं, दूसरा नाम लिख करके आ गया, यौगिक संख्या लिख करके आ गया, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। भाज्य संख्याओं को ही यौगिक संख्या भी कहते हैं, इन्हीं को यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। देखिए, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य अंक या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं। स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। अब देखिए, एक के अतिरिक्त ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हर संख्या में तो एक अपने आप सम्मिलित होता है। हर अंक जितने भी होते हैं वो इकाई ही होते हैं, इकाई रूप में ही होते हैं, तो उसमें एक का गुणा अपने आप होता है। कोई भी संख्या हो वो एक से कट ही जाएगी और स्वयं से तो कटेगी ही। स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी अगर विभाजित हो जाए संख्या तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, इसी को यौगिक संख्या भी कहते हैं। जैसे देखिए, अब इसमें देखिए 1, 2, 3, ये तीनों संख्याएं स्वयं से ही कटेंगी या एक से कटेंगी। लेकिन अब इसके आगे बढ़ते हैं तो 4 देखिए स्वयं से भी कट रहा है
और 2 से भी विभाजित हो रहा है, यानी स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। 4 के बाद देखिए 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, क्योंकि 9 भी देखिए 3 से विभक्त हो रहा है। 9 के बाद 10 हुआ, 11 नहीं हो सकता है, ये 12 हुआ। तो इस तरह से जो संख्याएं हैं इनफाइनाइट, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। ये सभी भाज्य संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभक्त हो रही हैं। नेक्स्ट, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इन्हें रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। रूढ़ संख्याएं, प्राइम नंबर्स। देखिए, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो। जैसे देखिए, स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना विभक्त हो। एक को तो नहीं माना जाता, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्या में एक को नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि ये इकाई में है और एक प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई भी है, गुणनखंड के रूप में भी है, इसलिए एक को छोड़ दिया जाता है। 2 से देखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब संख्याएं आप देखिए, ये सब संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, या सबसे छोटी रूढ़ संख्या कौन सी है। इसमें देखिए, सबसे छोटी रूढ़ संख्या 2 है। या फिर कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, ऐसी कौन सी सम संख्या जो अभाज्य है, क्योंकि लगभग सभी सम संख्याएं किसी न किसी संख्या से भाज्य होते हैं, विभक्त हो जाती हैं। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ भी एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, 2 सबसे छोटी, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। एक अगला पॉइंट, अभाज्य सम संख्या 2 है। तो ये हुआ आपका अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अब अगली संख्या पे आते हैं, सह-अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्याओं में कई बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज जाते हैं, समझ नहीं पाते कि अभाज्य संख्याएं हैं कौन सी। जल्दबाजी में लोग गलत इसमें संख्याओं को चुन लेते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में। लेकिन ये अभाज्य संख्याओं में यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद ही आप देखेंगे, तो आपको बस केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या है जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो, वो अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें सह-अभाज्य संख्याएं, इसमें सह-अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, सह-अभाज्य संख्याएं, देखिए, सह-अभाज्य संख्याएं, इसे को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। सह-अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं के जोड़े होते हैं, 2 ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका गुणनखंड कॉमन ही ना हो, एक के अलावा जिनका कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, यानी ऐसी संख्याओं के जोड़े
ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त, ये एक के अतिरिक्त इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रत्येक चाहे कोई भी संख्या हो उसमें एक तो रहता ही रहता है, उसका गुणनखंड एक होता ही होता है। जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड, कोई अन्य गुणनखंड कॉमन ना हो, कोई अन्य गुणनखंड कॉमन ना हो, यानी उभयनिष्ठ ना हो। देखिए ऐसी कौन सी संख्या है। सबसे पहले अगर आप देखिए तो सहअभाज्य संख्याओं में 2, 3 भी सहअभाज्य संख्याएं एक साथ अगर ले लिया जाए, इनका अगर जोड़ा ले लिया जाए 2, 3, तो ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इन दोनों में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड शामिल है ही नहीं। इसको ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2, 3 के बाद आप देखिए तो 3, 5 ये भी सहअभाज्य संख्या है। 5, 7 ये भी सहअभाज्य संख्या है। अच्छा, इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल अभाज्य संख्याएं ही इसमें सम्मिलित होती हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही ना। देखिए इसमें अगर मैं 8 और 15 ले लूं, 8 और 15 ये तो सम है, ये तो भाज्य है। लेकिन सहअभाज्य संख्याओं में ऐसी संख्या का जोड़ा देखा जाएगा जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। देखिए 8 का अगर गुणनखंड करेंगे और 15 का गुणनखंड करेंगे तो दोनों में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन आएगा ही नहीं। तो ये भी आपका है सहअभाज्य संख्या। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सहअभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्याएं जो रहेंगी वही रहेंगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है जिसमें कई लोग ये कंफ्यूजन में छोड़ देते हैं इसमें कि इसमें तो सम संख्या ये 8 भाज्य है, तो ये सहअभाज्य हो ही नहीं सकती। जबकि इसका नियम ये है कि इसका आप पहले गुणनखंड देखेंगे। गुणनखंड देखने में आप देखेंगे कि इसमें एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ है कि नहीं, तो ये आपकी सहअभाज्य संख्या। ऐसे ही अन्य संख्याएं भी हैं। अगली संख्या में बढ़ते हैं, नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स देखिए जिन संख्याओं को P/Q यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। सिंपल सा देखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें एक शर्त है, Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी भिन्न में, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, अगर P/Q है, यानी जैसे मैं ले रहा हूं 1/2, इसमें अगर ये कह रहा है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला जो हर है अंश बटा, इसमें जो हर है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये तो रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं 1/0 लिख दूं तो यह परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती परिमेय संख्या? क्योंकि 0 से 1 में भाग जाएगा ही नहीं, ये अनंत में चला जाएगा। ये परिभाषित ही नहीं है। किसी भी संख्या में शून्य से भाग देना परिभाषित है ही नहीं। इसलिए ये इसमें ये शर्त दिया गया है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए परिमेय संख्याओं का उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए परिमेय संख्याओं का। 1/2, 3/5, 10/12, 4/6, 2/8, इस तरह से कोई भी संख्या हो, चाहे ऊपर सम विषम करके या किसी भी तरह से अंश बटे हर के रूप में जितनी भी संख्याएं हैं सबको परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखिए
तो ये विभक्त भी है, 2 कम 2 और ये 4 से, 2 कम 2, 2 चौके 8, 1/4 हो जाएगा। ये भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। इसमें एक पॉइंट देखिए ध्यान से कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। पॉइंट मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। अब कुछ लोग ये सुनेंगे कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं कैसे हो सकती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हैं और P/Q के रूप में उनको लिखना है, तो कैसे वो परिमेय हुई। ध्यान से देखिए, चाहे 1 हो 2 हो 3, ये जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं इन सब के बटे में 1 होता है। क्योंकि अगर मैं इस तरह लिख दूं, क्या इसके मान पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वास्तविक संख्याएं जितनी भी हैं उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये पॉइंट भी एग्जाम में कभी कभी ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसलिए अगले क्वेश्चन, अगले संख्या बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, देखिए जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इस रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो किस रूप में होती हैं? अगर P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो किस रूप में होती हैं? देखिए, वास्तविक संख्याओं के रूप में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के रूप में अगर लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं को अगर देखेंगे तो वो भी परिमेय संख्या होती है, उसके बटे में 1 आ जाता है। तो ऐसे कौन सी संख्याएं हो जाती हैं जिनको ना तो वास्तविक के रूप में लिख सकते हैं, ना P/Q के रूप में लिख सकते हैं? ये होती हैं रूट में संख्याएं। जो संख्याएं स्क्वायर रूट में होती हैं या क्यूब रूट में होती हैं, उन संख्याओं को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी उनको उस रूट से बाहर ना निकाला जा सके, उसी में हो। देखिए, अपरिमेय संख्याओं के बारे में परिभाषा लिखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे √2, √3, √5। इसके अलावा अगर देखते हैं, कभी कभी परिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए किसी रूट संख्या से, तो वो भी अपरिमेय संख्या में आती है। जैसे 2 + √2 कर दें हम, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें एक रूट संख्या एक वास्तविक संख्या या परिमेय संख्या से जुड़ी हुई है। इसके अलावा 2/5 + √5 अगर कर दें तो ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट संख्या पे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, देखिए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं,
प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अभी कि इसको अगर लिखना भी चाहे उदाहरण के रूप में तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये सभी संख्याएं आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये सभी संख्याओं को आप शामिल कर लिए, सभी के सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। इन वास्तविक संख्याओं को R से प्रदर्शित करते हैं। R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देख लीजिए 2, 3, √2, 2/5, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अब आते हैं काल्पनिक संख्याओं पे। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं, देखिए काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो रूट में नकारात्मक हो, यानी अंडर रूट में अगर कोई नकारात्मक संख्या है तो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसमें नकारात्मक जो है इसको बाहर करके, इसको हटा करके उसके स्थान पर आई लिख दिया जाता है। इससे ये देखिए -5 हुआ, -7 हुआ। इस तरह से हमारी जो संख्याएं हैं, इन सब संख्याओं में यदि हम -1, देखिए इन सब का जो गुणनखंड है अंदर, ये -1 गुणा है, अगर मैं उसको बाहर कर दूं तो ये हो जाएगा i। इसको लिख सकते हैं i√5, i√7। इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ही चला जाता है, सम्मिश्र संख्याओं में चला जाता है, जिसमें वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं को जोड़ा जाता है। ये त्रिकोणमिति में है, इसको आगे पढ़ेंगे एडवांस मैथ में। लेकिन ये नकारात्मक में, ऋणात्मक संख्याओं को यदि रूट संख्या में रख दिया जाए, यदि रूट में रख दिया जाए तो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो ये सभी संख्याएं अब पढ़ चुके हैं आप लोग, सभी संख्याओं के बारे में हम समझ चुके हैं। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही।